जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लास्ट में बताइए आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। वर्ल्ड वाइड वेब जो है WWW का फुल फॉर्म है। अब आप लोग बताइए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स-ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। चलिए कुछ प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है। पूछता टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार जो किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था। रेडियो का आविष्कार जो किया था गुलेलियम मार्कोनी ने किया था। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पिता जो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। तो डायनामाइट की जो खोज आविष्कार किया या खोज की वो अल्फ्रेड नोबेल ने की। एक्सरे की खोज किसने की। अब एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो एक्सरे की खोज किसने की। तो विलियम रॉन्टेंसन ने एक्सरे की खोज की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपसे पूछा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम से के लिए मिला था। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें सापेक्षता सिद्धांत के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या के लिए दिया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव ने यह सिद्ध किया कि प्रकाश कणों से बना है और प्रकाश की क्वांटम प्रकृति को समझने में मदद मिली। इस खोज ने आगे चलकर क्वांटम यांत्रिकी की नींव रखी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हार्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। आपसे पूछा है कि हार्नबिल महोत्सव जो है कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिनों के लिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। यह त्योहार नागालैंड की प्रमुख जनजातियों की संस्कृति, नृत्य, संगीत, व्यंजन और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। इस महोत्सव का नाम राज्य पक्षी हार्नबिल के नाम पर रखा गया। इसलिए हार्नबिल महोत्सव कुल 10 दिनों का होता है, क्योंकि 1 से 10 दिसंबर के बीच होता है 1 से 10 दिसंबर तक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो स्थित है वह कर्नाटक के हुबली में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के हुबली में स्थित है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। इसकी स्थापना जो हुई थी इस रेलवे की तो हुई थी 1 अप्रैल 2003 को हुई थी दक्षिण पश्चिम रेलवे की स्थापना। यह रेलवे जोन कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करता है। चलिए प्रमुख रेलवे और उसका मुख्यालय बताते हैं आपको। प्रमुख जोन और उनका मुख्यालय बताते हैं आपको। तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय क्या है। तो उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। उत्तर मध्य रेलवे का एग्जाम में पूछता है, जिसे NCR बोलते हैं। इसका जो मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो चेन्नई में है। तो पूर्व रेलवे का भी ध्यान रखिएगा। पूर्व रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वह कोलकाता में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो मुंबई में है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो मध्य रेलवे का जो मुख्यालय स्थित है वह मुंबई में स्थित है। और कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कोंकण रेलवे जोन का जो मुख्यालय स्थित है वह नवी मुंबई में स्थित है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जो मुख्यालय है वह जयपुर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड टूर्नामेंट खेले जाते हैं। आपसे पूछा कि टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड टूर्नामेंट खेले जाते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टेनिस में वर्ष भर में कुल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं जिन्हें मिलाकर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। तो सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है, जनवरी में माह में होता है, या जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। या भी एग्जाम में पूछ लेता है किस कोर्ट पे खेला जाता है, या भी ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और मेलबर्न में होता है या जनवरी माह में होता है। फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो होता है पेरिस में होता है, पेरिस फ्रांस में होता है, या मई जून महीने में होता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। फिर आता है विंबलडन। विंबलडन जो है लंदन इंग्लैंड में खेला जाता है, या जो होता है जून जुलाई माह में होता है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और साल के अंत में होता है यूएस ओपन जो कि सबसे अंतिम ग्रैंड टूर्नामेंट होता है। ये न्यूयॉर्क अमेरिका में होता है, अगस्त सितंबर माह में होता है और हार्ड कोर्ट पर यह खेला जाता है। ये टूर्नामेंट पुरुष और महिला दोनों के लिए होते हैं और दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित माने जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है। आपसे पूछा है कि भारत के किस राज्य में सूर्योदय जो है सबसे पहले दिखाई देता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव जिला अंजाव में दिखाई देता है। यह गांव भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है और यहां सूर्य सबसे पहले उगता है। डोंग गांव चीन और म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है। आपसे पूछा है कि प्याज में लाल रंग जो है निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एंथ्रोसाइनिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्याज के लाल रंग का वर्णक एंथोसाइनिन नामक वर्णक है। एंथोसाइनिन जल में घुलनशील फ्लोरोनाइड पिगमेंट होते हैं जो पौधों के फूल, फल और पत्तियों को लाल, नीला या बैंगनी रंग प्रदान करते हैं। कैरोटीनाइड क्या करता है? तो कैरोटीनाइड जो है पीला, नारंगी व लाल रंग देता है। बेटालेन जो है कुछ पौधों जैसे चुकंदर में बैंगनी लाल रंग का कारण होता है। और क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल जो हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के कूट नाम से 1948 में किसका विलय किया था। आपसे पूछा कि भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के कूट नाम से 1948 में किसका विलय किया था। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन पोलो भारतीय सेना का सैन्य अभियान था जिसे सितंबर 1948 में चलाया गया। इसका उद्देश्य था हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय करना। हैदराबाद के निजाम भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे और अलग रहना चाहते थे। भारतीय सरकार ने सैन्य कार्रवाई की जिसे पोलो नाम इसलिए दिया क्योंकि हैदराबाद में पोलो खेल बहुत लोकप्रिय था। इस अभियान के बाद हैदराबाद राज्य का विलय भारत में हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। चलिए आपसे देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है गोवर्धन मठ जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। आपसे पूछा है कि गोवर्धन मठ जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरी में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोवर्धन मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। यह उड़ीसा के पुरी यानी कि जगन्नाथपुरी में स्थित है। शंकराचार्य ने 4 मठ जिसे 4 धाम मठ स्थापित किए थे। गोवर्धन मठ पुरी में जो कि पूर्व में है, सिंगेरी मठ कर्नाटक में दक्षिण में है, तो द्वारका शारदा मठ गुजरात पश्चिम में है, ज्योति मठ या ज्योतिषपीठ जो कहते हैं बद्रीनाथ उत्तराखंड या उत्तर में स्थित है। तो ये 4 मठ हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद मिजोरम का है जहां पर 52 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। फिर नागालैंड का 119 वर्ग किलोमीटर है।
अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल बड़ा है लेकिन जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए घनत्व सबसे न्यूनतम है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार है। यहाँ पर 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम राज्य में, कहां पर है? तो यह असम राज्य में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में है, यह आपका महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद आपका तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, तो तडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो यह भी महाराष्ट्र में, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। और तो बचा यहाँ पे एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, तो एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका केरल में है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान या केरल राज्य के इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में स्थित है। या नीलगिरी तहर नामक दुर्लभ जंगली बकरी का प्रमुख निवास स्थान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 66 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। बाकी ऑप्शन में है अनुच्छेद 63, तो अनुच्छेद 63 में भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा यह बताया गया है। अनुच्छेद 54 जो दिया हुआ है विकल्प में, अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 74 की बात करें तो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था से संबंधित है, जो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देती। इस प्रकार उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के अंतर्गत होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा बाबर को कहां 1530 में पहली बार दफनाया गया था। आपसे पूछा है कि बाबर को कहां 1530 में पहली बार दफनाया गया था, यह आपसे पूछा है पहली बार। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो हुई थी 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। मृत्यु के बाद उसे सबसे पहले आगरा में दफनाया गया। बाद में उसकी इच्छा के अनुसार उसका शव काबुल यानी कि अफगानिस्तान ले जाकर दफनाया गया, जहां आज भी उसका बाबर गार्डन स्थित है। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और उसने 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सत्ता स्थापित की। तो बाबर को पहली बार आगरा में दफनाया गया था, यह ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। आपसे पूछे कि कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 डिग्री चैनल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। यह चैनल अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। इसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह चैनल लगभग 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है। आपसे पूछा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी जो है सबसे ऊंची है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट पेड्रो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माउंट पेड्रो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई लगभग 2524 मीटर है या 8281 फीट है। स्थान का है तो नुआरा एलिया श्रीलंका में। इसे पिद्रू तालागला भी कहा जाता है। यह श्रीलंका का सबसे ऊंचा प्राकृतिक बिंदु है। इसके बाद आपका है किरीगल पोट्टा, यह श्रीलंका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था। यह भी पूछ लेता कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में हुआ था। इससे आपसे पूछा है कि महाराणा प्रताप को किसने हराया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने हराया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। यह युद्ध मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया। अकबर स्वयं युद्ध में उपस्थित नहीं था, बल्कि उसने अपनी सेना का नेतृत्व मान सिंह जयपुर के राजा और राजा आसफ खां को सौंपा था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप वीरतापूर्वक लड़े, परंतु निर्णायक जीत मुगलों को मिली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रोहतांग दर्रा भारत किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि
रोहतांग दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। यह दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है, लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। चलिए कुछ प्रमुख दर्रों की बात करें तो सिपकिला दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है, भारत तिब्बत यानी कि चीन सीमा पर व्यापार मार्ग के लिए प्रसिद्ध है। नाथुला दर्रा की बात करें तो नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है, भारत चीन सीमा पर स्थित है, प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा है। बोमडिला दर्रा कहाँ है? तो बोमडिला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड पैथुरागढ़ में है, भारत तिब्बत नेपाल सीमा पर कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग यहीं पर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दुनिया को समय क्षेत्र में बांटा गया, समय क्षेत्र की संख्या क्या है? आपसे पूछा है कि दुनिया को समय क्षेत्र में बांटा गया है, आपसे पूछा है कि समय क्षेत्र की संख्या क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 24 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पूरी दुनिया को 24 समय क्षेत्रों यानी कि टाइम जोन में बांटा गया है। पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर पर विभाजित है और प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर का अंतर 1 घंटे के समय अंतर के बराबर माना गया। तो इस प्रकार 360 डिग्री भागे 15, तो 15 दूना 30 बचा 60, तो 15 चौका 60, 24 समय क्षेत्र यह आपका आ जाता है। ग्रीनविच मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन जो है 0 लॉन्गिट्यूड से समय गणना शुरू होती है, जिसे जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है, जो जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, मतलब यानी कि 5.5 घंटे आगे है। इसलिए दुनिया को कुल 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संविधान में किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया। आपसे पूछा है संविधान में किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संथाली जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। इनमें जो ऑप्शन दिया संथाली, तो यह 2023 में जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन के तहत। सिंधी जो ऑप्शन में दिया है या 1967 में जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन के तहत। नेपाली जो ऑप्शन डी दिया हुआ है या 1992 में जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन के तहत। परंतु जो भोजपुरी ऑप्शन दिया है या एक प्रमुख बोली है, मुख्यतः बिहार उत्तर प्रदेश में बोली जाती, लेकिन अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई। तो आपसे पूछा है कि किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया, तो भोजपुरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है AR रहमान को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए 2009 में अकादमी पुरस्कार मिला था। आपसे पूछा कि AR रहमान को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए 2009 में अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्लम डॉग मिलेनियर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। AR रहमान को वर्ष 2009 में फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए दो ऑस्कर यानी कि एकेडमी अवार्ड मिले थे। एक मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए और एक मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग यानी कि जय हो के लिए, जय हो जो सॉन्ग था इसके लिए। यह फिल्म डैनी बायल द्वारा निर्देशित थी और भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। रहमान को इस फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड भी मिला था। इससे पहले रहमान ने रोजा, बॉम्बे, लगान जैसी फिल्मों में भी शानदार संगीत दिया था, लेकिन ऑस्कर उन्हें स्लम डॉग मिलेनियर से ही मिला। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछता है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के वीडियो से प्रश्न है भारत के किस राज्य में सूर्योदय जो है सबसे पहले दिखाई देता है। आपसे पूछा है कि भारत के किस राज्य में सूर्योदय जो है सबसे पहले दिखाई देता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।